सर्दी का मौसम था। धूप की जगह बस धुंध तैर रही थी। बस्ती की हर गली में ठिठुरन थी। बच्चे रजाई में, औरतें अंगीठी के पास और मर्द चाय की दुकान पर हाथ सेकते हुए। ऐसे में अचानक से एक जोश भरी आवाज गूंजी, आओ जी, गर्मा गर्म पानी पूरी ले लो। ठंड भगाओ, स्वाद बढ़ाओ। ऐसी सर्दी में गरम गरम पानी पूरी खाकर मजा ही आ जाएगा और आप यहाँ दोबारा जरूर आओगे। आइए आइए, पानी पूरी खाइए। वहां से आने जाने वाले लोग देखने लगते हैं। पास के घरों के लोग भी झांकने लगते हैं। अरे रे, ये तो चंपा है। सर्दी में भी ठेला लेके निकल पड़ी। और ये क्या बेच रही है? गर्मा गर्म पानी पूरी। अरे, पानी पूरी भी भला कभी गर्म हुई है जो ये गर्म पानी पूरी बेच रही है? अरे पगली, ये भी कोई मौसम है पानी पूरी बेचने का? सबके दांत बज रहे हैं यहाँ। अरे काका, ठंड में भी तो दिल को कुछ गर्मा गर्म चाहिए ना। लो, मेरी पानी पूरी खाकर देखो, आपकी ठंड भाग जाएगी जैसे भूत से डरे गांव वाले भागते हैं। चंपा, इतनी सर्दी हो रही है, अरे कम से कम लोगों से झूठ तो मत बोल। पानी पूरी गर्म तो होती नहीं है, ऊपर से तुझसे काफी बड़ी हूँ मैं। और आज तक मैंने कभी गर्म पानी पूरी खाई ही नहीं है। ऊपर से अगर तेरे इस झूठ पर किसी ने विश्वास कर लिया तो फिर तो उसका गला खराब हो जाएगा ना। अरे क्यों किसी की सेहत के साथ मजाक कर रही है? ना ही मैं कोई मजाक कर रही हूँ और ना ही मैं कोई झूठ बोल रही हूँ। अरे आप सब बिना खाए ही कैसे कह सकते हो कि पानी पूरी ठंडी ही होगी? अरे क्योंकि हमने अब तक बहुत पानी पूरी खाई है। अरे ये लड़की तो सच में पगली है। पानी पूरी भी कहीं गर्म होती है क्या? चंपा अपने ठेले पर भाप निकलता भगोना दिखाती है और उसकी खुशबू भी काफी लाजवाब होती है, जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही होती है। अब होगी, देखो, गरम मसाला वाला पानी जिसमें है चटपटा स्वाद और दिल से निकला प्यार। बस एक खाओ फिर बोलोगे, ठंड में मजा आ गया। पहला ग्राहक आगे बढ़ता है। चलो देखते हैं क्या जादू है तेरे ठेले में। वो पानी पूरी खाता है और जैसे ही भाप मुंह में जाती है, गरम गरम पानी पूरी का स्वाद मुंह को लगता है और आंखें चमक उठती हैं। हम्म, अरे वाह, ठंड में तो जैसे गर्मी आ गई सीने में। अरे भीड़ लगाओ रे, ये तो कुछ नया है। लोग जुटने लगते हैं, ठेला चमकने लगता है। धुआं और हंसी दोनों उठते हैं हवा में। चंपा के लिए ठेला सिर्फ उसकी रोजी नहीं था, वो उसका सपना था। और ये सपना तब शुरू हुआ। मुन्ना ठंड से काफी ज्यादा कांप रहा होता है। चंपा मुन्ना की पट्टियां करने में लगी थी, पर मुन्ना की तबीयत में कोई फर्क नहीं आ रहा था। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। अरे मुन्ना, अभी आग जला देती हूँ। लो, गर्मा गर्म सूप पिला देती हूँ। दीदी, अगर सबको ऐसा सूप मिले तो कोई बीमारी ही ना पड़े। चंपा सोच में पड़ जाती है। आग की लपटों को देखती है। जब खाना गर्म होकर सुकून दे सकता है, तो मेरी पानी पूरी क्यों ठंडी रहे? क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो लोगों का पेट नहीं, दिल को भी गर्म कर दे। वैसे भी खाने की वजह से ही लोगों की तबीयत ठीक भी होती है और खराब भी होती है। लोग स्वाद के पीछे भागते हैं और कई बार बस इसलिए भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उस रात ठंड के बीच चंपा के मन में एक नई गरम लौ जली। गर्मा गर्म पानी पूरी, ये विचार उसी आग से निकला था। अगली सुबह बस्ती के मोड़ पर चंपा अपने ठेले को सजा रही है। चूल्हा, भगोना, भाप उड़ती हुई पानी की बाल्टी। पड़ोसी रामा देखता है। अरे चंपा, तू तो पागल हो गई है। सर्दी में चूल्हा लेकर पानी पूरी बेचेगी? अरे रामा, जब लोग ठंड से भाग रहे हैं, मैं गर्मी बेचूंगी। देखना, मेरी गरम गरम पानी पूरी की चर्चा बरेली से लेके दिल्ली तक होगी। बस देख लूं, अगर तेरी पानी पूरी ने सर्दी भगाई तो मैं रोज खाऊंगा। पहले दिन कुछ ही लोग आए, पर जिन्होंने खाई वो मुस्कुराते हुए लौटे। ओ भाई वाह, सर्दी में भी ताजगी मिल गई। हाँ, अरे अगर मैं ये घर लेकर जाऊंगा तब तो ये ठंडी हो जाएगी। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए। इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर भी है। इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो फिर पैक कर दो। धीरे धीरे ठंड कम और भीड़ ज्यादा होने लगी, पर हर चमक के साथ एक परछाई भी आती है। एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी, ठेले के नीचे रखा चूल्हा अचानक से पलट गया। चंपा दूर से दौड़ती आती है। अरे मेरा ठेला, कोई पानी लाओ रे। लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन लोगों के कुछ करने से पहले चूल्हा जल जाता है। देखा, बोला था ना, गरम पानी पूरी का चूल्हा एक दिन सब जला देगा। अब कोई बात नहीं,
अकल तो आ गई होगी। बेटी, दिल तो बड़ा है तेरा, पर किस्मत ठंडी पड़ी लगती है। ठेला राख में बदल जाता है। इतनी मेहनत की थी, सब चला गया। अब क्या करूं? वो आग सिर्फ ठेले को नहीं जला गई, उसके हौसलों को भी राख बना गई। अगली सुबह राख के पास बैठी चंपा, आंखों में आंसू, हाथ में जली हुई चम्मच। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तभी भगवान ने अपने छोटे से फरिश्ते को भेजा। एक छोटी लड़की आती है, कांपते हाथों में एक सिक्का लिए। दीदी, ये लो। क्या लोगी तुम? ठेला तो अब रहा नहीं। दीदी, आपकी गरम पानी पूरी से कल मेरे हाथ गरम हो गए थे। अब मैं स्कूल जा सकती हूँ। माँ ने कहा था, जब दिल से कोई देता है ना, तो ठंड खुद चली जाती है। चंपा रोते हुए मुस्कुराती है। अरे, तूने तो मेरे दिल को फिर से जला दिया, लेकिन इस बार उम्मीद की आग से। चंपा ने पुराने ठेले की राख से नया ठेला बनाया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, गर्मा गर्म पानी पूरी, जो सिर्फ पेट नहीं, दिल भी गर्म करे। और लोगों की भीड़ फिर से उमड़ने लगी। अरे चंपा, तू तो राख से भी फिनिक्स निकली रे। अब तो ठंड में भी पसीना निकल जाए तेरे जज्बे को देखकर। काका, जब दिल गर्म है, सर्दी हमें क्या करेगी? पड़ोसी रामा भी आता है। लो, अब मैं रोज खाऊंगा जैसा वादा किया था। तो बताइए, आज ताने देने आए हो या मेरी गर्मा गर्म पानी पूरी खाने? अरे मैं तो यहाँ पानी पूरी ही खाने आया हूँ, जरा मुझे भी खिलाओ। भीड़ तालियां बजाती है। जब शोहरत बढ़ी तो कुछ मुसीबतें भी साथ आई। एक दिन एक मोटा बाबू आया, हाथ में नोटबुक, चेहरे पर अकड़। कौन है गरम पानी पूरी वाली? बिना लाइसेंस ठेला चलाया जा रहा है, चालान काटना पड़ेगा। बाबूजी, मैं बस अपने भाई और लोगों के लिए काम करती हूँ, बस थोड़ी रियायत दे दो। काका बीच में आते हैं। अरे बाबू, इस लड़की की वजह से हमारी बस्ती में ठंड कम लगती है। अगर इसे चालान दोगे ना, तो पूरा मोहल्ला ठंडे होठों से तुम्हें सुनाएगा। बाबू हिचकिचाता है, फिर हंस देता है। अच्छा ठीक है, तेरी गर्मी ने तो दिल गर्म कर दिया। चल, चालान माफ, पर एक प्लेट देना गरम पानी पूरी की। लोग हंसते हैं। शाम का समय, ठेले पर लाइटें, बच्चे बुजुर्ग सब हंसते खाते हुए। मुन्ना आता है। दीदी, मैं स्कूल से आ गया। देखो ना, सर ने कहा तू तो चंपा की तरह चमकता है। बस बेटा, पढ़ाई कर और सबको सिखा। ठंड चाहे कितनी भी हो, हिम्मत गरम रखनी चाहिए। लड़की फिर आती है। दीदी, आज मेरी सहेली भी लाई हूँ। उसने कहा था, मुझे भी वो दिल गरम करने वाली पानी पूरी खिलाओ। चंपा झुककर प्लेट सजाती है। भाप उठती है। लो, ये सिर्फ मसाले से नहीं बनी, इसमें मेहनत, उम्मीद और थोड़ा सा प्यार भी डाला है। ठंड में जब हर कोई रजाई में दुबका था, तब एक लड़की थी जिसने ठंड से दोस्ती कर ली। उसका नाम चंपा। गर्मा गर्म पानी पूरी वाली। सर्दी कितनी भी सख्त क्यों ना हो, जिसके दिल में गर्मी का जज्बा है, वो दुनिया को भी गर्माहट दे देता है। चंपा की पानी पूरी, जो सिर्फ पेट नहीं, दिल भी गर्म करे। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ चुकी थी। पूरे चौक के घरों के बाहर रातों में अलाव जलना काफी मामूली सी बात हो गई थी। सभी शॉल, स्वेटर, मफलर और कान टोपियों को पहनकर गर्म कपड़ों में रहते। कविता जी के बेटे सागर की हाल में ही नई नई शादी हुई थी और बहू का नाम होता है माया। माया रूप, रंग और चाल चलन में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही घरवाले देखते हैं बहू तो ठंड में भी हर एक घंटे बाद आइसक्रीम पे आइसक्रीम गटके जा रही है। आय हाय, आय हाय, आइसक्रीम। ये ठंड का मौसम और ये बर्फीली हवाएं, और क्या चाहिए लाइफ में। तभी वहां ससुर ब्रिजेश आते हैं। अरे माया बहू, यहाँ हम सबकी ठंड में कुल्फी जमी हुई है और तुम यहाँ पर ये अंग्रेजी कुल्फी यानी कि आइसक्रीम खा रही हो। अरे दांत सुन्न पड़ जाएंगे। हिम्मत तो देखो इस लड़की की है। अरे माया बहू, तू क्या बौर आ गई है? इतनी ठंड में भी कोई ठंडी चीज खाया जाता है क्या? अरे ऐसे मौसम में बेहिसाब आइसक्रीम खाएगी तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। कल मुही कहीं की। सागर बेटवा, जरा समझा अपनी धर्म पत्नी को। हाँ माया, व्हाट इज दिस? सुबह से तुमने 5 आइसक्रीम के फैमिली पैक वाले डिब्बे खत्म कर दिए हैं। अभी तक तो दोपहर के 12 भी नहीं बजे। सागर,
माँ जी, पापा जी, भगवान ने मुझे आप सबसे अलग और हटके बनाया है, बोलो तो #यूनिक, और इसीलिए आइसक्रीम खाना मुझे बहुत पसंद है, और विंटर सीजन में तो और भी ज्यादा। आहा, आइसक्रीम, आई लव यू माय डियर क्यूट आइसक्रीम। माया के ये बर्ताव को देखकर सागर, कविता और ब्रिजेश अपना सर पकड़ लेते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, ठंड का कहर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन माया आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, बल्कि वो दिन ब दिन हाथ में आइसक्रीम पकड़े ही सबके सामने चट कर जाया करती थी। वो दिन भर पानी की तरह आइसक्रीम खाती है। रात में डिनर के समय जब सभी डाइनिंग टेबल पर एकत्रित होते हैं, तभी तीनों भी खाना खाते हैं, लेकिन माया तो तरह तरह की आइसक्रीम खाने लग जाती है। कितनी यम्मी है ये आइसक्रीम। बटरस्कॉच, बटरस्कॉच फ्लेवर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तुम्हें पता है सागर, बाजार में एक नए फ्लेवर वाली आइसक्रीम आई है जिसमें गुलाब जामुन भी मिक्स्ड है। कितना अमेजिंग कॉम्बो है ना। मैं तो उस आइसक्रीम को ना मतलब खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ यार। अरे पागल, एकदम पगला गई है क्या करमजनी। इतनी मात्रा में आइसक्रीम खाएगी तो पूरी आइसक्रीम फेफड़ों में जम जाएगी, बेवकूफ कहीं की। और नहीं तो क्या, तुम्हारी तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाएगी। क्या तुम वही चाहती हो क्या? माया, अब तो हमारी बात मान लो। लोग ठंड के मौसम में अक्सर गर्म खाद्य पदार्थ खाते हैं, पर तुम्हारे दांत पता नहीं कौन से लोखंड से बने हुए हैं जो तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होता, उल्टा मजा आता है। और आइसक्रीम की जगह अगर कोई हेल्दी आइटम होता तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन आइसक्रीम, आइसक्रीम कितनी अनहेल्दी होती है, तुम्हें पता नहीं है क्या माया? ओफो सागर, आइसक्रीम में दूध, अंडे, मक्खन होते हैं, और मैं तो ज्यादातर फ्रूट्स वाली आइसक्रीम ही खाती हूँ। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मैंगो, गुआवा, चीकू और बहुत सारे फलों की आइसक्रीम। वो सब तो न्यूट्रिशियस ही होते हैं ना, उनमें क्या बुराई है, बोलो बोलो। माया के इस अजीबो गरीब नॉन स्टॉप आइसक्रीम खाने की आदत से अब घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। कविता को लगता है कि ब्रिजेश जी सुनिए, मुझे तो ऐसा व्यतीत हो रहा है कि माया बहू के अंदर किसी आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। अरे एक इंसान इतनी कपकपाती हुई ठंड में ऐसे बिना रुके आइसक्रीम पे आइसक्रीम कैसे खा सकता है? देखिए, हो न हो यही माजरा है। हमें तांत्रिक को बुलाना होगा। हाँ कविता, तुम एकदम सही कह रही हो। रुको, नटवरलाल की पहचान का एक भूत और चुड़ैलों को भगाने वाला तांत्रिक है, उससे फोन मिलाता हूँ अभी। ब्रिजेश उसकी बात मान लेता है और अपने दोस्त नटवरलाल के पहचान के तांत्रिक को बुलाता है और माया को बांधकर उस पर झाड़ फूंक करते हुए कहता है, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, ए दुष्ट आइसक्रीम खाने वाली चुड़ैल, निकल जा मेरी मासूम सी बच्ची के शरीर से। इसे मार डालना चाहती है क्या आइसक्रीम खा खा कर? निकल जा इसके शरीर से बुरी चुड़ैल। अब मुझे छोड़िए माँ जी, पापा जी, ये क्या नौटंकी चल रही है? मेरे अंदर किसी चुड़ैल ने प्रवेश नहीं किया है। मुझे खुद ही आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। प्लीज मुझे छोड़िए। डरो मत माया बिटिया, आज तो मैं तुम्हें उस आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल से छुटकारा दिला कर ही रहूंगा, वरना यूं ही तुम्हारे शरीर में रहकर वो आइसक्रीम खाती रहेगी और तुम्हें मार डालेगी। हाँ माया बहू, तू बस शांत रहे और तांत्रिक बाबा जो जो कह रहे हैं उसे सुन ठीक से। हाँ माँ जी, मैं कह रही हूँ ना कि मुझ में किसी चुड़ैल का वास नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आप समझ क्यों नहीं रही है? बहरी या अक्ल से अंधी हो गई है क्या आप? तभी वहां पर सागर आता है और माया को यूं देखकर घबरा जाता है। वो फौरन माया को रस्सी से छुड़ाता है, उसके हाथ खोलता है और उसे अपने गले से लगाता है। माँ, पापा, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? माना कि माया आइसक्रीम के पीछे पागल है, लेकिन इस बात को भी आप लोगों ने अपने अंधविश्वास से जोड़ दिया। मतलब हद होती है। सागर उस तांत्रिक को भगा देता है। दिन ब दिन ठंड और भी ज्यादा होने लगती है, पर फिर भी माया आइसक्रीम खाने की अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आती है। इन सब से तंग आकर कविता, ब्रिजेश और सागर फ्रिज को ही बेचने का फैसला ले लेते हैं और जब माया बाजार से ढेर सारी आइसक्रीम लाती है, तभी फ्रिज को गायब देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या? फ्रिज कहाँ गायब हो गई?
अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी फ्रिज। हमने फ्रिज बेच दिया क्योंकि तुम ऐसे तो हमारी बात मान नहीं रही। इसलिए अब जब आइसक्रीम की जड़ यानी कि फ्रिज नहीं रहेगा, तब तो तुम अपने आप अपनी आइसक्रीम खाने की आदत से छुटकारा पालोगी। देखना तुम। हाँ माया बहू, किसी भी चीज को खाने की या करने की एक हद होती है। हद से बढ़कर करोगी तो नतीजा बुरा होगा। ये सब देखकर और सुनकर माया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। आप सबने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। पाप किया है आप सबने, पाप। आप लोगों को क्या लगा फ्रिज को हटा देंगे तो ये रोनी सूरत बनाकर चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठ जाएगी? तो कान खोल के सुन लीजिए आप तीनों। मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी और वो भी ज्यादा खाऊंगी, घर में नहीं तो बाहर जाकर, लेकिन मैं तो खाऊंगी ही। और हाँ, मैं चाहे एक आइसक्रीम खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, ठंड में खाऊं, गर्मी में खाऊं, बरसात में खाऊं, घर में खाऊं, बाहर खाऊं, जितनी चाहे जहां खाऊं, आपको क्या। एटीट्यूड दिखाकर माया वहां से चली जाती है और अब वो बाहर जाकर आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने लगती है। हेलो, मुझे 2 बिग स्कूप्स बटर स्कॉच, 3 मैंगो फ्लेवर, 2 चॉकलेट, 2 वनीला और हाँ 4 कप्स वो नई गुलाब जामुन फ्लेवर्ड आइसक्रीम। हाँ, मैं टेबल नंबर 3 पर बैठी हूँ। ऑर्डर 5 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, वरना तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर की कंप्लेन कर दूंगी मैं। मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म हो चुका है। मुझे फटाफट से ठंडी ठंडी आइसक्रीम दे दो। अरे वाह वाह। ओके मैम, थैंक यू मैम। आप हमारे यहाँ आई। ठंड के मौसम में तो हमारा बिजनेस पूरा ठप पड़ चुका है, लेकिन इस दुनिया में इतनी भयंकर ठंड में भी आइसक्रीम के फैंस होते हैं। ये हमें आज पता चला। आप बैठिए, हम अभी आपका ऑर्डर सर्व करते हैं। माया एक ही बार में ढेर सारी अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम्स को खा जाती है और तब जाकर उसे राहत मिलती है। एक तरफ जहां लोग ठंड से बचने के लिए चाय के स्टॉल्स पर जाकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं, तो वहीं माया मैडम खुलेआम चौक में दोनों हाथ में आइसक्रीम पकड़कर खाते हुए जाती है। ये सब देखकर सभी आसपास वाले भौचक्का रह जाते हैं। एक दिन माया की तबीयत इतनी बुरी तरह बिगड़ जाती है कि वो बिस्तर ही पकड़ लेती है। उसे गंभीर सर्दी जुकाम हो जाता है और उसका हाल बेहाल हो जाता है। आइसक्रीम को नॉन स्टॉप कंज्यूम करने के कारण इनकी बॉडी का फैट और शुगर बढ़ चुका है, और तो और इन्हें बहुत सर्दी जुकाम भी हुआ है। ये मैंने कुछ दवाइयां लिख कर दी हैं, इन्हें लीजिए और प्लीज अब आइसक्रीम को खाना बंद कर दीजिए। हाँ डॉक्टर जी, मैं बौरा गई थी, जो सबकी बात नहीं सुन रही थी। आज मुझे समझ आ गया कि किसी भी चीज को हद से ज्यादा खाओगे तो फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। मैं वादा करती हूँ अपने आप से और पूरे परिवार से कि मैं आज के बाद कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। और इस तरह उस दिन के बाद माया ने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई, और वो जब जब आइसक्रीम को देखती तब तब उसे अपने भयानक सर्दी जुकाम वाले दिन याद आ जाते हैं और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी फूड आइटम का हद से ज्यादा सेवन करना गलत बात है, क्योंकि वो हमेशा नुकसानदायक ही साबित होता है। सुबह का समय, सास ससुर का घर यानी ससुराल का आंगन। धूप तेज है। अम्मा एक खाट पर बैठी पंखा कर रही हैं। पिंकी अपने फोन में लगी है और गोलू एक पेड़ के नीचे बैठकर आम चूस रहा है। हे भगवान, ये कैसी तपती गर्मी है। लगता है सूरज सीधे हमारे घर पर ही बैठा है। हाँ अम्मा, पसीने से तो मेकअप भी टिक नहीं रहा मेरा। और मेरा तो गला सूख गया है। बहू रानी क्या कर रही हैं? आज तो उसकी पहली रसोई है, कुछ ठंडा ठंडा बनाया तो मजा आ जाए। रानी धीरे धीरे आंगन में आती है। उसके हाथ में पूजा की थाली है। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अम्मा प्रणाम। आओ बहू, इतनी देर कहाँ लगा दी? सूरज तो चढ़ गया सिर पर। और तुम्हारी पहली रसोई का क्या हुआ? जी अम्मा, मैं पूजा कर रही थी, अब रसोई की तैयारी करती हूँ। वैसे आप बताइए ना, क्या बनाऊं? कुछ ऐसा बनाओ जो गर्मी में खाने में अच्छा लगे, जैसे ठंडा ठंडा शरबत और
और आलू के पराठे, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। पहली रसोई में ही पराठे? अरे बहू, कुछ हल्का फुल्का बनाओ, दाल चावल या सब्जी रोटी ठीक रहेगी। अरे गर्मी में ऐसा भारी खाना कौन खाता है, हैं? ठीक है अम्मा, मैं देखती हूँ कि क्या बनना है। रानी रसोई की तरफ जाती है। अम्मा, पिंकी और गोलू आपस में बातें करते हैं। देखो तो कितनी सीधी सादी है हमारी बहू, शहर से आई है, पता नहीं रसोई का काम जानती भी है या नहीं। हाँ अम्मा, आजकल की लड़कियां तो बस घूमना फिरना जानती हैं, रसोई तो नौकरों के लिए छोड़ देती हैं। पर अगर भाभी आलू के पराठे बना दें तो मजा आ जाएगा। रसोई में रानी अकेली काम कर रही है। गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया है। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। हे भगवान, इतनी गर्मी और ये पहली रसोई का प्रेशर। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए और गर्मी में भी अच्छा लगे। अम्मा को हल्का खाना चाहिए मगर गोलू को पराठे। अरे ये तो बड़ी मुश्किल है। अचानक रानी की नजर रसोई के कोने पर रखे मिट्टी के घड़े पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो सबको हैरान कर दे। रानी कुछ देर तक सोचती है, फिर तेजी से काम करना शुरू करती है। आंगन में बैठी अम्मा, पिंकी और गोलू बेचैनी से खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी देर क्यों हो गई? ये बहू क्या बना रही है? कहीं सब जला तो नहीं दिया इसने? मुझे तो लग रहा है आज हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। मेरी तो भूख से जान निकल रही है, पराठे की खुशबू भी नहीं आ रही। तभी रानी एक बड़ी सी ट्रे लेकर आती है। ट्रे में कुछ अजीबो गरीब चीजें रखी हैं। एक मिट्टी का घड़ा है, कुछ पत्ते हैं और रंग बिरंगी चीजें हैं। खाना वो तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। ये क्या है बहू? ये कैसी रसोई है? इसमें तो खाना दिख ही नहीं रहा है। ये क्या मजाक है? हमें तो भूख लगी है। ये क्या है? पराठे कहाँ हैं? सब्र कीजिए, ये है मेरी पहली रसोई का स्पेशल मेन्यू, गर्मी बीट स्पेशल। रानी मिट्टी के घड़े का ढक्कन खोलती है। उसमें से ठंडी ठंडी खुशबू आती है। घड़े में बर्फ के टुकड़े और रंगीन शरबत था। ये है मटका शरबत। मैंने इसे घर के बने मसालों और ताजे फलों से बनाया है। ये गर्मी को तुरंत दूर कर देगा। रानी सबको मिट्टी के कुल्हड़ में शरबत परोसती है। सब एक घूंट पीते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतनी ठंडक, हाँ, ये तो किसी 5 स्टार होटल के शरबत से भी अच्छा है। मजा आ गया, गर्मी तो छू भी नहीं रही। फिर रानी ने कुछ पत्तों को उठाया और ये है ठंडी पत्तों की चटनी। ये पुदीना, धनिया और कुछ खास जड़ी बूटियों से बनी है। ये खाने को और भी स्वादिष्ट बनाएगी। रानी एक पत्थर के सिलबट्टे पर चटनी पीसकर लाती है और सबको थोड़ी थोड़ी चखाती है। आय हाय, ये तो बहुत लाजवाब है बहू। इतनी ताजगी। मैंने तो ऐसी चटनी कभी नहीं खाई। बस अब खाना कहाँ है? रानी मुस्कुराती है और ट्रे से कुछ और चीजें उठाती है। और ये है दही चावल के गोले। मैंने चावल को दही और मसालों के साथ मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाए हैं। ये खाने में हल्का और ठंडा है। रानी सबको दही चावल के गोले देती है। सब बड़े चाव से खाते हैं। हाँ बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। पहली रसोई में इतना स्वादिष्ट और ठंडा खाना हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हा, जीती रहो, जुग जुग जियो। हाँ रानी, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। तभी रानी का पति पप्पू घर आता है। वो सबको ठंडा खाना खाते देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? और ये सब किसने किया है? अरे ये सब तुम्हारी प्यारी पत्नी ने बनाया है। आज उसकी पहली रसोई थी और उसने तो हम सबका दिल जीत लिया। सच में रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे पता था तुम सबसे अलग हो। ये सब तो आप सबका प्यार है। मैंने सोचा गर्मी बहुत है तो कुछ ठंडा और हल्का बनाना चाहिए। शाम का समय, आंगन में सब आराम से बैठे हैं। सूरज ढल रहा है। बहू, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ शहर की लड़की नहीं हो, बल्कि घर को चलाने वाली और सबका ख्याल रखने वाली बहू भी हो।
हाँ सही कहा अम्मा तुमने। अब तो भाभी तुम हमारी फेवरेट बन गई हो। हाँ भाभी, अगली बार भी गर्मी बीट स्पेशल बनाना। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रानी। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको मेरा बनाया खाना बहुत पसंद आया। सब हंसते हैं। इसी के साथ रानी ससुराल में घुल मिल जाती है। वहीं अगले दिन अम्मा रानी को एक पुरानी संदूक देती है। बहू, ये तुम्हारी दादी सास की संदूक है। इसमें उनकी रसोई के कुछ खास नुस्खे हैं। देखना, शायद तुम्हें इसमें कुछ और भी गर्मी बीट स्पेशल मिल जाए। रानी संदूक खोलती है और उसमें उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में सिर्फ ठंडे व्यंजनों की रेसिपी लिखी होती है और पहले पन्ने पर लिखा होता है रानी की रसोई। रानी हैरान हो जाती है। क्या उसकी दादी सास भी गर्मी में ऐसे ही अनोखे व्यंजन बनाती थी? रानी उस डायरी को उत्सुकता से पढ़ने लगती है। उसे लगता है जैसे उसे अपनी दादी सास से एक खास कनेक्शन मिल गया हो। सुमन और गायत्री दोनों ही अपने घर में काफी ज्यादा उदास बैठी होती। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? इनकी दवाई भी खत्म हो रही है, घर में पैसे भी नहीं हैं, हमारे पास कोई नौकरी भी नहीं है, तो अब हमारा घर कैसे चलेगा? बहू, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं आसपास कहीं काम देख रही हूँ। जैसे ही काम मिल जाएगा, पैसों की दिक्कत परेशानी थोड़ी तो दूर होगी। माँ जी, कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। मैंने भी इतनी जगह काम के लिए पता किया है, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में तो कुछ करना ही पड़ेगा ना हमें। ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ सोचा है क्या तूने पहले से ही? हाँ माँ जी, मैं सोच कर ही बोल रही हूँ। देखिए, आसपास कोई भी घर पर कीर्तन पूजा पाठ होता है तो वहाँ पर मुझे ही बुलाते हैं सब खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक ठाक खाना बनाती हूँ। तो क्यों ना अब हम अपना काम शुरू कर दें, मतलब अपना ढाबे वाला काम, ढाबा खोलें। बहू, तो ये क्या कह रही है? ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। ढाबा खोलने में कितनी परेशानी आती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता और डर अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन जब तक हम किसी भी काम के लिए हिम्मत नहीं बनाएंगे ना, तब तक वैसे भी कुछ करना हमारे बस की बात नहीं होगी ना। बहू, तू समझ नहीं रही है। दोनों सास बहू बात कर रहे होते हैं, तभी सुमन का बेटा सोनू रोते हुए आता है। अरे क्या हुआ सोनू, तू इतना क्यों रो रहा है? माँ, मुझे मैडम ने स्कूल आने से मना कर दिया। कहने लगे जब तक फीस नहीं देंगे स्कूल की, तब तक स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, मेरी फीस अब तक क्यों नहीं दी गई है माँ? हाँ, मुझे स्कूल जाना है माँ। माँ जी, देख रही हो ना आप, कितनी परेशानी हो रही है। सोनू बेटा, तू चुप हो जा और अब जा ना, कपड़े बदल ले। बहू, तू ठीक कह रही है। फिर अगर तुझे यही सही लग रहा है ढाबा खोलना, तो मैं भी तेरे साथ हूँ। घर की परेशानियों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दोनों सास बहू अब ढाबा खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। बहू, हमने ढाबा खोलने की तो सोच ली है, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हम ढाबा खोलेंगे कैसे? माँ जी, रमेश काका है ना, मैंने उनसे बात की है। उनकी जो दुकान है उसको किराए पर ले लेंगे। 3 महीने बाद ही हम पैसे देंगे। मैंने उनसे बात की थी कि जब हमारा ढाबा 3 महीने थोड़ा बहुत चलने लग जाएगा तो हम पैसे दे देंगे। दोनों सास बहू रमेश के पास जाते हैं। अरे दुलारी पिचकारी दोनों आ गई। माफ करना, ये दुलारी पिचकारी कौन है? अरे मैं गायत्री और ये मेरी बहू सुमन है। तुम दोनों को ही दुलारी पिचकारी कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्यों आए हो दोनों? काम है क्या? हाँ रमेश काका, काम ही है। दरअसल मैंने आपसे बात की थी ना आपकी उस दुकान के बारे में, वो हमें किराए के लिए चाहिए। दुकान क्या, घर ले लो, सड़क ले लो, पूरा देश ले लो, हमें क्या, लेकिन किराया दे देना 3 महीने में। जी काका, हम दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। दोनों सास बहू दुकान को ढाबे में बदलते हैं। बहू, मैंने अपने ढाबे के बाहर के बोर्ड तो लगा दिया है। अब लोग आते जाते लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ खाने के लिए भी आते रहेंगे। माँ जी, ये तो बिल्कुल सही किया। यहाँ आसपास भी काफी लोगों के ढाबे हैं जो कि काफी समय से हैं यहाँ पर। अब मुझे तो घबराहट हो रही है कि इतने लोग जो अपना नाम कमा चुके हैं, उनके बीच में हमारा ढाबा टिक पाएगा या नहीं। माँ जी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू अपने ढाबे पर ग्राहक के आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। माँ जी, कहीं हमने गलती तो नहीं की ना?
ढाबा खोलकर। इतनी देर हो गई है, हम कब से बैठे हैं, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसे ही चला तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बहू, तूने ही तो हिम्मत दी है और तू ही ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा। अरे थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू नए ढाबे पर खड़ी रहती हैं। काफी समय हो जाता है, लेकिन 3-4 दिनों तक उनके ढाबे पर कोई नहीं आता, बिल्कुल सूना रहता है। बहू, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा। ऐसे तो हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमने कितनी सारी सब्जियां खरीदी हैं, ऊपर से हमें ढाबे का किराया भी देना पड़ेगा। अरे हम ये सब कैसे करेंगे। माँ जी, मैंने तो सोचा था कि हम काम करेंगे, अपना ढाबा खोलेंगे तो हमारा फ़ायदा भी होगा, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कहीं से कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मुझे माफ़ कीजिए माँ जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बहू, देखा, हमने भगवान का नाम लेकर ढाबा तो शुरू कर दिया, अब देखते हैं कुछ होगा कि नहीं। माँ जी, हमारा ढाबा बहुत ही सिंपल सादा सा लगता है, हम इसमें कुछ अनोखा ट्राई करें क्या? बहू, तू ये क्या कह रही है। अब हम ढाबे में अनोखा क्या कर सकते हैं। माँ जी, हम ढाबे को अनोखा करने के लिए ना फूल पत्तों से ढाबे की रंगत को बदल देते हैं। इसको सुंदर बना सकते हैं ताकि लोग इसकी सजावट देख कर आएँ और यहाँ पर उनके रुकने का मन करे। अगर यहाँ पर किसी भी ग्राहक का रुकने का मन करेगा ना, तो वो खुद ही बहाने ढूंढ कर आएगा। अरे बहू, ये तो तूने बिल्कुल पते की बात कही है। दोनों सास बहू अब अपने ढाबे को अनोखे बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। फूल पत्ते, घर के वेस्ट मटेरियल से ढाबे को अनोखा और बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये तो हमारी छोटी सी दुकान थी जिसकी काया पलट ही हो गई है। देखो, इतनी सुंदर दुकान बना दी है तुमने। अगर हम इसका पैसा बढ़ा देंगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? वैसे भी हमारा काम चल नहीं रहा है, हम कैसे इतने पैसे देंगे? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, इतने सुंदर दुकान बना दी है। अगर हम यहाँ रोज आ जाएं तो कोनो दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ आ सकते हैं रोज। सास बहू के अनोखे ढाबे को देखकर लोग आकर्षित होते हैं और ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। बहू, तेरा ये अनोखा आइडिया तो काम कर गया। देख, कल तक यहाँ कोई आता नहीं था और अब हमारे ढाबे पर कितनी भीड़ है। हाँ माँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी नाव डूबने से उन्होंने बचा ली। सास बहू काफी मेहनत करते हैं, लेकिन आसपास के ढाबे वाले काफी चिढ़ने लगते थे। इन दोनों सास बहू के अनोखे ढाबे की वजह से तो हमारे ढाबे की कमाई ही रुक गई है। इनको सबक जरूर सिखाऊंगा। मनोज को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ के खाने। अरे भाई, मैं झूठ थोड़े ना बोलूंगा, खुद खाकर देख लीजिए नमक है कि नहीं। नहीं भाई साहब, अब आप खाना खा रहे हैं, आपको स्वाद का ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने खाना बनाने के बाद खाना चखा भी था, तब तो नमक बिल्कुल बराबर था। अब पता नहीं कैसे आपको ज़्यादा लग रहा है। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, आपको यही लगता है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप एक काम करिए, खुद खाना खाकर फिर बताइए। दोनों सास बहू खाना खाते हैं तो उन्हें भी नमक काफी तेज लगता है। माफ़ करना, दरअसल गलती से नमक गिर गया होगा ज़्यादा। अच्छा, आपका मुंह का स्वाद ख़राब हो गया, इसीलिए हम आपको एक ऑफ़र देते हैं। आप हमारे ढाबे में कितनी भी फ़ोटो ले सकते हैं, कितनी भी देर तक रुक सकते हैं। पक्का ना कहीं बाद में आप बोलोगे तो नहीं कि मैं मुफ्त में रुका हूँ। अरे नहीं नहीं, ढाबा अपना ही समझिए, हम आपके लिए कुछ अच्छा भी खाने को लाते हैं। सूरज सास बहू के ऑफर से खुश हो जाता है और ढाबे में बड़े चाव से खाना भी खाता है और काफी सारी फोटोज लेता है। मजा आ गया ऐसे अनोखे ढाबे पर आकर, अब तो मैं यहाँ रोज ही आऊंगा। इसके बाद दोनों सास बहू अपने ढाबे को और अनोखा बनाने के लिए आए हुए ग्राहकों का फूलों से स्वागत करते हैं। उनके बैठने की काफी सुंदर जगह की व्यवस्था करते हैं। वाओ, ये कितना प्यारा ढाबा है, बिल्कुल यूनिक है। सच में ऐसा अनोखा ढाबा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। जस्ट वाओ। आपको हमारा ढाबा पसंद आया? ये पसंद आने लायक वाली तो चीज है ही नहीं। ये तो ऐसा ढाबा है जहाँ पर हर किसी का मन करे कि वो यहाँ से जाए ही ना। सच में बहुत ही प्यारा ढाबा है और इसको अनोखा बनाने के लिए आप लोगों ने भी देखकर ही, मतलब आपको देखकर लग रहा है कि कितनी ज्यादा आप लोगों ने मेहनत की है। वैसे हमारे ढाबे का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट है, आप खाओगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये तो कहने की बात ही नहीं है। I mean, आप लोगों को ना, मतलब क्या कहूँ मैं, देख कर ही लग रहा है कि ढाबे में खाना भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा। अब जल्दी से ना मेरे लिए अपने ढाबे का बेस्ट वाला खाना दे दीजिए, मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। इसी तरह दोनों सास बहू का अनोखा ढाबा काफी ऊंचाई पर आ जाता है और जलनखोर लोगों की जलन उन्हें ही मात देती रहती है।